Good morning, students, and welcome once again in Business Studies class of 28th August 2020. And this is my third and last video. And this video is about factors affecting choice of capital structure. One thing remember, one word here is choice. ये चॉइस मतलब ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप कितना डेब्ट का कंपोनेंट रखना चाहते हैं, कितना ओनर्स कैपिटल का कंपोनेंट रखना चाहते हैं, यानी दोनों का अनुपात क्या होगा वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना कर्ज लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कम कर्ज लेना चाहते हैं, क्योंकि जब एक छोटी सी बात है कि अगर आपका प्रॉफिट कम होता है तो आप कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप कर्ज लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो इंटरेस्ट चुकाने से प्रॉफिट और कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट हो रहा है, तब आप जो है कर्ज लीजिए, कर्ज से ही काम कीजिए, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। यही चीज़ मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य बातें, यही मुख्य बातें हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस को ये आपको बताता है कि ये चॉइस अगर आप कौन सा चॉइस रखना चाहते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज स्टडीज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट है ना। तो वन बाय वन देखिए। कैश फ्लो पोजीशन, तो साइज ऑफ प्रोजेक्ट, कैश फ्लो फिर से हम बता रहे हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि कितना पैसा आपका आता है सेल से या कमीशन से, वट एवर, पैसा आता कितना और पैसा जाता कितना है, इसी को हम लोग कैश फ्लो बोलते हैं। तो लिखा हुआ साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड borrowing. Cash flow must not only cover fixed cash payment obligations, but there must be sufficient buffer also. It must be kept in mind that company हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस फॉर वन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कैश का कम है तो भी आप जो है वो चॉइस करने में आपको लगेगा कि अगर आपके पास कैश का इनफ्लो कम हो रहा है तो आप देखिए क्या आ जाइएगा। फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, मीटिंग ऑफ डेप्ट सर्विसेज कंपोनेंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपके पास मान लीजिए कैश कम आ रहा है तो आप निश्चित रूप से आप कर्ज कम लेना चाहिए, तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा आ रहा है, दूसरा है ICR, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए अकाउंटिंग रेशियो में ये सब पढ़ना है, जो हमारा पार्ट बी है अकाउंटेंसी का, उसमें ये सब है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये क्या है, तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है ICR, इसको हम लोग बोलते हैं EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स और इंटरेस्ट, इसका ही रेशियो जो निकाला जाता है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बोलता है द रेशियो, द हायर द रेशियो द लोअर शैल बी रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क जो है लोअर दर वो कम होगा। क्या चीज़ का रिस्क कम होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो एप्लीकेशन है उसका, यानी वो दे देगी, यानी साउंड होगा। दिस रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर, द फर्म मे हैव अ हाई EBIT बट लो कैश बैलेंस, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस आर ऑल्सो रिलेवेंट। मतलब कि केवल यही एडिक्वेट मेजर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें EBIT का ये भी फैक्टर है कि अगर कैश बैलेंस कम है तब भी जो है, अगर हाई EBIT है तो ये हमारा ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है। नेक्स्ट आइए, नंबर थर्ड पॉइंट है DSCR। देखिए बच्चों, ये सब आपके लिए नया शब्द है, बिल्कुल नया शब्द है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जब आप सेकेंड पार्ट जब अकाउंट्स बनाइएगा तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अभी आप केवल इसको पढ़ने के लिए रख लीजिए, क्योंकि इसको आपको पॉइंट वाइज रिमेंबर करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप फर्स्ट 5 पॉइंट्स और एनी 5 पॉइंट को आप रिमेंबर करके रखिए कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब आइए आते हैं डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ डेफिशिएंसीज रेफर्ड
टू इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में जो कमियां हैं उसको DSCR जो है उसको फुलफिल करता है। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेब्ट एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, और उसको डिवाइड किया गया है प्रेफरेंस, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब इंटरेस्ट का जो करते हैं आप। तो देखिए इसमें भी क्या लिखा हुआ है, ये जो है ये सब मुख्य वाक्य है। अ हायर DSCR इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स एंड कंसिक्वेंटली द कंपनीज पोटेंशियल टू इंक्रीज डेप्ट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये सब आपको लर्न करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करने के बाद समझ में आएंगी। ये वाला चीज़, यही चीज़ आपको लर्न करना है, ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक DSCR में। फिर आइए ROI पे हम लोग बहुत सारा चर्चा किया अभी। ये ROI से भी हमारा जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? तो टोटल EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। EBIT को हम लोग किससे भाग देते हैं? EBIT को हम लोग टोटल कैपिटल फंड से भाग दे देते हैं, तो हमारा आ जाता है। जैसे ऊपर वाला केस में हो रहा था कि जो EBIT पहला वाला केस में 4 लाख आया था, 4 लाख को हम लोग 30 लाख से डिवाइड किए थे। दूसरा वाले केस में था कि 2 लाख आ रहा था, 2 लाख को हम लोग 30 लाख से डिवाइड किए थे। तो ये ROI का भी फैक्टर है। फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है, इसके बारे में भी मैंने हम बताया। कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब रिटर्न का जो इंटरेस्ट जो है वो लोन पर जो आप इंटरेस्ट चुकाते हैं। अ फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट ए लोअर रेट इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट, है ना। अगर लोअर रेट पे कंपनियां कर्ज ले सकती है मार्केट से, तो ज़्यादा मात्रा में कर्ज ले सकती है। दस मोर डेप्ट कैन बी यूज्ड इफ़ डेप्ट कैन बी रेज्ड एट लोअर रेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कर्ज को जो है ज़्यादा ले सकते हैं यदि कम दर पर कर्ज मिल जाए तब। फिर आइए टैक्स रेट को भी ये जो है हमारा चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। टैक्स रेट क्या है? अब देखिए, सिंस इंटरेस्ट इज ए डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। यानी इंटरेस्ट जो है डिडक्टेबल आइटम है, ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट का पहलू होता है। डिडक्टेबल एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट में से हम लोग घटा देते हैं। तो हम लोग का भी जैसे कि इनकम टैक्स में जो कैलकुलेशन होता है, तो हम लोग में भी जो हम लोग होम लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो पूरा के पूरा डिडक्ट हो जाता है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है हमारे प्रॉफिट से। द फर्म्स इन आवर एग्जाम्पल्स आर बोरोइंग्स एट द रेट ऑफ 10%, सिंस टैक्स रेट इज 30%, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज ओनली 7%। अ हायर टैक्स रेट दस मेक्स द डेप्ट रिलेटिवली चीपर। यानी जब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए 30% था, तो ये कॉस्ट ऑफ डेट ओनली 7% आ रहा था, है ना। आफ्टर टैक्स के बारे में बोल रहा है, टैक्स काटने के बाद। ये जो मुख्य वाक्य यही है, ए हायर टैक्स रेट दस मेक्स डेप्ट रिलेटिवली चीपर। अ हायर टैक्स रेट दस मेक्स डेप्ट रिलेटिवली चीपर, यानी जब टैक्स रेट ज़्यादा हो जाएगा तो डेप्ट जो है वो कम हो जाता है। एंड इंक्रीजेज इज अट्रैक्शन विस इक्विटी, और ये जो है डेट का अट्रैक्शन बढ़ जाता है इक्विटी की तुलना में। अब आइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है सबसे लास्ट में हम लोग बताते हैं, ये जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इक्विटी शेयर होल्डर का तो नहीं होता है, शेयर होल्डर का होता है। देखिए पढ़ते हैं इसको। स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो भी जिसके पास शेयर है वो रेट ऑफ रिटर्न चाहता है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, विच कमेंसरेट विद द रिस्क ऑफ द अरेंजमेंट। वो चाहता है, उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। व्हेन ए कंपनी इंक्रीज डेप्ट, जब कंपनियां डेप्ट बढ़ा देती हैं, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस। उसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर का फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा जो है डेप्ट का, कर्ज का इंटरेस्ट में ही चला जाएगा। कंसिक्वेंटली देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज, और नतीजतन उसका जो है रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा, में इंक्रीज, रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज करेगा। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ए कंपनी कैन नॉट यूज डेप्ट बियॉन्ड ए पॉइंट। यानी कि यही कारण होता है कंपनियां जो है कर्ज का इस्तेमाल
एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसे करेंगे तो आपने देखा कि प्रॉफिट कम हो गया तो फिर उस केस में ईपीएस कम होते चला जाता है, तो वो एक पॉइंट के बाद वो भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट आइए फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को मैंने बोला था फ्लोट, जैसे पानी में फ्लोट करता है, तो कोई भी चीज़ जब पानी से हल्का होता है तभी फ्लोट करता है। एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज ऑल्सो। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब देखिए बहुत बार ये आपको ये सारी चीज़ें आपको ये आएगा, ये सब बेसिक टर्म है। प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट, इसी को हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि पानी में अगर किसी चीज़ को आपको तैराना है तो उसको हल्का करना पड़ेगा तब वो तैरेगा, तो ठीक इसी प्रकार कर्ज को मार्केट से उठाने के लिए जो तरीका है उसमें भी कुछ कॉस्ट लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिक्वायर कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर, यानी जब हम लोग इशू ऑफ शेयर करते हैं पब्लिक के पास, डिबेंचर जब इशू करते हैं तो उसमें कुछ खर्च होता है। गेटिंग ए लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नॉट कॉस्ट सो मच, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब हम लोग कर्ज लेते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है। दीज कंसिड्रेशन में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ डेट, ये सारा चीज़ें भी जो है वो चॉइस ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है। अब आइए रिस्क कंसिड्रेशन। रिस्क के बारे में बहुत बातें हुई हैं, एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। जितना बार आप इसको चर्चा को सुनिएगा उतना आपका जो है क्लियर होगा। रिस्क कंसिड्रेशन ए डिस्कस्ड अर्लियर, यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क। देखिए एक बार ये मुख्य वाक्य आ रहा है कि आप अगर डेप्ट को इंक्रीज कीजिएगा तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ पोजीशन व्हेन ए कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज मतलब कि जो उसको लगता ही लगता है, जैसे रेंट, बिजली का बिल लगता होगा, है ना, इंटरेस्ट लगता होगा, सबसे बड़ा चीज़ इंटरेस्ट लगता होगा, टैक्स इसको लगता ही लगता है, नेमली इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ये सब लगता ही है। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क एवरी बिजनेस हैज सम ऑपरेटिंग रिस्क ऑल्सो। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब चलाने का रिस्क भी होता है, ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क डिपेंड अपॉन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कि मैं सैलरी है, वेजेस है ना, कोई कंपनसेशन है, वो सब हो गया। हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क एंड वाइस वर्सा, यानी जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा उतना ही ज़्यादा बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा, और उसका उल्टा भी होता है। द टोटल रिस्क डिपेंड्स अपॉन बोथ द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। और टोटल रिस्क जो होता है इसका मतलब क्या, बिजनेस रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल रिस्क। इफ़ अ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर इट्स कैपेसिटी टू यूज डेप्ट इज हायर। अगर रिस्क कम है तो वो ज़्यादा लोन ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स में आप देख रहे हैं कि कंपनियां लोन ले सकती है या कंपनियां लोन नहीं ले सकती है, इसके बारे में ये सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। ओके, ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईपीएस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी जो आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सारा पॉइंट अपने से लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आइए, फ्लेक्सिबिलिटी इफ़ ए फर्म यूजेज इट्स डेप्ट पोटेंशियल टू द फुल, यानी अपने जितना भी डेप्ट पोटेंशियल है उसका पूरा के पूरा इस्तेमाल कर ले, इट लॉजेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू अदर फर्दर डेप्ट, और इससे ये अर्थ होता है कि वो अब आगे डेप्ट नहीं ले सकती है। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। इसके कहने का आम मतलब है कि कंपनियों को पूरे फुल पोटेंशियल के हिसाब से लोन नहीं लेना चाहिए, कुछ छोड़ भी देना चाहिए कि कभी अगर सिचुएशन बाद में आए तो वो लोन ले पाए। ऐसा नहीं है कि फुल पोटेंशियल से सारा आप लोन ले लिए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी में बोलता है इस पॉइंट में। नंबर 10 हो गया। अब आइए नंबर 1, कंट्रोल। कंट्रोल डेप्ट नॉर्मली डज नॉट
कॉज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल कहने का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो चुनाव करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण करते हैं, उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल होता है। लेकिन डेब्ट है, कर्ज है, तो कर्जदार कोई कंपनी के मैनेजमेंट पर असर नहीं करता, वही चीज़ लिखा हुआ है। अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर में रिड्यूस द मैनेजमेंट होल्डिंग्स इन द कंपनी। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कम कर दिया जाए तो कंपनी पर कंट्रोल क्या होगा, रिड्यूस, कम हो जाएगा। एंड मेक इट वैल्यूएबल वल्नरेबल टू टेक ओवर। और कंट्रोल को टेक ओवर करना आसान नहीं है। वल्नरेबल मतलब उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। This factor also influence the choice between debt and equity, especially in the companies in which current holdings of management is on lower side. अगर मान लीजिए कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल नहीं है तो इसमें कर्ज लेने में और इक्विटी शेयर को इशू करने में दोनों का तत्वों का प्रभाव होता है। कहने का अर्थ यही है कि कंट्रोल यानी अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो मैनेजमेंट पे कंट्रोल भी प्रभावित होगा। अगर वो कम रहेगा तो उसका कंट्रोल भी प्रभावित होगा। कर्ज से कंट्रोल प्रभावित नहीं होता है। ओके, तो वो भी एक फैक्टर है। अब आइए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जहाँ आए, ये वर्ड आया रेगुलेटरी, तो रेगुलेटरी का सीधा आप जो है इसको आप सेबी से जोड़ सकते हैं। तो सेबी एक संस्था है, ये संस्था जो है कंपनी को चलाने में उस किस प्रकार ऑपरेशन होता है, उसने पब्लिक से कितना कर्ज लिया है, कितना डिविडेंड दे रहा है, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखती हैं ताकि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं। सबसे बड़ी बात कि कंपनी फेल हो जाने से कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा डूब जाता है, तो इस चीज़ को नज़र रखने के लिए गवर्नमेंट एक संस्था बनाई है, उसका नाम है सेबी। तो वो जो है बार बार जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है निर्धारित करती है कि कंपनी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंपनी ने बोला कि शेयर इशू ऑन डिस्काउंट बंद हो गया, पहले होता था, यानी डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। कारण कि अगर डिस्काउंट पर इशू होगा तो लोग खरीद लेंगे, लालच में आके खरीदने से क्या होगा, कंपनी को रन अवे करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि कंपनियां घाटे का सौदा कर रही हैं, घाटे का सौदा करेंगे अगर शुरू से तो हो सकता है भविष्य में उसको घाटा हो, और घाटा होने पर आप जानते हैं कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है, यानी उसका ना कोई मालिक है, मालिक कौन है, पब्लिक है, पब्लिक बटा हुआ है, तो इस तरह से पब्लिक का पैसा डूब जाता है। तो ये भी देश का इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ये भी एक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको भी यानी कि प्रोसीजर्स ये आप देख सकते हैं। द रिलेटिव ईज with these norms can be met or the procedure completed may also have bearing upon the choice of source of finance। यानी कि सारे नियम कानून को देखते हुए भी हमें जो चॉइस करने का जो है यानी कॉस्ट और इक्विटी और डेब्ट के बीच में, वो भी हम ये रेगुलेशंस यानी नियम कानून से भी प्रभावित होता है। अब आइए जो 13 में दिया हुआ है स्टॉक मार्केट कंडीशन मतलब कि स्टॉक मार्केट का क्या कंडीशन है, स्टॉक मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए, इफ़ द स्टॉक मार्केट्स आर बुलिश, इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड इवन एट अ हायर प्राइस। बुलिश मतलब होता है कि लोग मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, हो गया बुलिश। तो ऐसे में जो है शेयर खरीदना आसान है, शेयर बेचना आसान है, क्योंकि पब्लिक जो है हायर प्राइस पे भी खरीदेगी। यूज ऑफ इक्विटी इज ऑफ्टन प्रिफर्ड बाय कंपनी विद सच सिचुएशन। तो वैसे सिचुएशन में जब मार्केट में लोग पैसा लगाना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर को बेचना आसान होता है और कंपनियां जो है इक्विटी शेयर इशू कर सकती हैं। तो ये भी एक पॉइंट हुआ। ड्यूरिंग ए बियरिश मतलब उल्टा हो गया जस्ट, यानी कंपनियां जो है कोई मार्केट में शेयर खरीदना नहीं चाह रहा, उल्टा जो जिसके पास होल्डिंग्स है शेयर का वो बेचना चाह रही है। उस समय क्या होता है कि कंपनी को शेयर इशू करने में मुश्किल आता है, क्योंकि कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, तो होता है बियरिश कंडीशन। तो उस समय इक्विटी शेयर को इशू करना आसान नहीं है, वहाँ से कैपिटल लेना आसान नहीं है। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन में भी हमारा चॉइस ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आइए जो हमारा 14th पॉइंट है, आई थिंक दिस वन इज लास्ट, जो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। देखिए
यानी आपको दूसरों का भी देखना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर, कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको भी स्टडी करना, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रही है, ये सारा एनालिसिस होता है। इसके आधार पे ये एनालिसिस ऐसे नहीं आता, जो फाइनेंशियल मैनेजर जो फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं तो उसको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, वो उसको उस तरह से पढ़ाई करता है, वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता है, तो उससे उसको एक्सपीरियंस गेन होता है। तो पढ़ने के दौरान ही वो उसको बहुत सारा काम के थ्रू करना पड़ता है, जाना पड़ता है, एक्सपीरियंस है, तो उसको धीरे धीरे जब ऐसे होता है तो उसको जब नौकरी पे रखा जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मालूम होता है। ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो बिल्कुल नया है और उसको कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, तो दूसरे कंपनी का भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। यही चीज़ है। ए यूजफुल गाइडलाइन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, प्लानिंग द डेट इक्विटी रेशियोज ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, है ना, उसी तरह का बिजनेस में क्या है तो उस चीज़ का भी हमारा जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा है ये आपको चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का ये 14 पॉइंट है। तो आप लोग इसमें कम से कम जैसे कि 6 पॉइंट तो ज़रूर आप याद रखिए, ताकि आप इसको लिख सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, और जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ से पूछ सकते हैं बाद में। ओके, थैंक यू सो मच।